as a consequence, actually manage global inflation. So, frankly, people should be saying doing service. Yes, absolutely. I'm waiting for the thank you. नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है और इस वक्त भारत 24 पर आप देख रहे हैं दहाड़। 5 राज्यों के चुनाव में विपक्ष ने महंगाई को मुद्दा बनाया हुआ है। कांग्रेस समेत कई विपक्षी नेताओं ने आरोप लगाया कि लोग महंगाई और बेरोजगारी से परेशान हैं। आपने भी महंगाई को महसूस किया होगा, लेकिन कुछ दिन पहले याद कीजिए मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक्स पर पोस्ट किया था, ट्विटर पर यानी, युवा भारत मोदी सरकार के विश्वासघात से तंग आ चुका है। उन्होंने नौकरियों की आकांक्षा की, लेकिन बदले में उन्हें 45 साल की सबसे ऊंची बेरोजगारी दर मिली। वे आर्थिक सशक्तिकरण चाहते थे, लेकिन बदले में भाजपा ने कमर तोड़ महंगाई दी। दूसरी तरफ आज विदेश मंत्री एस जयशंकर बड़ा दावा करते हैं, कहते हैं कि भारत ने सिर्फ देश में ही महंगाई पर काबू नहीं किया, बल्कि पूरी दुनिया को महंगाई से बचाया। कोई अतिशयोक्ति नहीं है, आप खुद सुन लीजिए। When it comes to the purchase of oil, just imagine for the moment, had we not bought oil from Russia, I think the global oil prices would have gone higher, because we would have gone into the same market, to the same suppliers that Europe would have done. And frankly, as we discovered, Europe would have outpriced us. We saw that in the LNG markets, where actually many supplies which were traditionally coming into Asia got diverted to Europe. And in fact, at least India was a big enough country to command some respect in the markets. But there were much smaller countries who didn't even get responses to their tender inquiries because the LNG suppliers were no longer interested in dealing with them. They had bigger fish to fry. So we've actually softened the oil markets and the gas markets through our purchase policies. We have, as a consequence, actually managed global inflation. So frankly, people should be saying doing service. Yes, absolutely. I'm waiting. ग्लोबल इन्फ्लेशन को हमने काबू में रखा, दुनिया को हमें थैंक यू कहना चाहिए। एस जयशंकर ने दावा किया कि भारत की परचेजिंग पॉलिसी, खरीद नीति से सबसे ज्यादा फायदा गरीब मुल्कों को हुआ है, जो रूस और यूक्रेन युद्ध के चलते इस चिंता में डूबे हुए थे कि अगर तेल की वजह से महंगाई बढ़ी तो फिर क्या होगा, उनकी अर्थव्यवस्था चरमरा नहीं जाएगी। दरअसल जब रूस और यूक्रेन के बीच जंग हो रही थी या शुरू हुई थी, तब अमेरिका की अगुवाई में कई सारे देशों ने रूस पर पाबंदियां लगाई और उससे तेल खरीदना बंद कर दिया। लेकिन भारत पश्चिमी देशों के इस प्रेशर में नहीं आया। रूस से सस्ता तेल खरीदना उसने जारी रखा और इससे न सिर्फ हमारा ऑयल इंपोर्ट बिल कम हुआ, बल्कि इस मौके का फायदा उठाने की फिराक में बैठे ओपेक और पश्चिमी देश तेल के दाम नहीं बढ़ा सके। ऑयल सप्लाई में कुछ ही देशों का दबदबा नहीं बन सका, जो अक्सर होता है कि भाई रूस जो तेल सप्लाई करता था वहां से नहीं खरीदेंगे तो हमारे पास से खरीदना पड़ेगा, यानी आपकी डिमांड ज्यादा हो जाएगी, सप्लाई हमारे पास उसके लिए आपको ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। तो उस व्हील को, उस चक्के को रोक दिया गया, ऐसा दावा एस जयशंकर कर रहे हैं। दरअसल तेल और तेल के दाम किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का अहम हिस्सा है। अगर क्रूड ऑयल महंगा होता है तो उससे ट्रांसपोर्ट का खर्च बढ़ जाता है, उसी अनुपात में हर चीज की महंगाई बढ़ जाती है। और इसीलिए आज दहाड़ में सवाल ये कि क्या भारत ने तेल खरीद नीति के चलते देश में महंगाई को काबू में कर दिया या देश की महंगाई को बेकाबू नहीं होने दिया? क्या भारत की ग्रोथ स्टोरी में खरीद नीति का अहम रोल है? भारत को दुनिया का ग्रोथ इंजन बनाने में मोदी सरकार की स्वतंत्र और भारत केंद्रित विदेशी नीति जो है वो कितनी बड़ी भूमिका में नजर आई है, आज इसी पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ सारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सैयद जफर इस्लाम साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं अरसे बाद, बहुत बहुत स्वागत है आपका। न सिर्फ राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी की,
बल्कि आपको ये बता दूं कि इकोनॉमिक्स की अच्छी खासी जानकारी रखते हैं। तो यहाँ पर वो केवल एक भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर नहीं, एक इकोनॉमिक्स के तौर पर जो है वो भी बात करने वाले हैं। प्रवीण खंडेलवाल जी संयोजक हैं कैट यानी CAIT के, अब से कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। शरद कोहली अर्थशास्त्री हैं, उनके साथ भी थोड़ी ही देर में हमारा राब्ता कायम हो जाएगा। अखिल स्वामी साहब आर्थिक मामलों की जानकार है, आपको स्क्रीन पर इस वक्त नजर आ रहे हैं। अखिल जी स्वागत है। और यहाँ दुष्यंत भाई आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। दुष्यंत नागर राजनीतिक विश्लेषक और अक्सर कांग्रेस की जो नीतियां हैं उनका पक्ष यहाँ पर रखते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे पहले सैयद जफर इस्लाम साहब, ये अतिशयोक्ति नहीं है क्या कि एस जयशंकर ये कह रहे हैं कि हमने महंगाई पूरी दुनिया की काबू कर दी है, जबकि विपक्ष आप पर आरोप लगा रहा है कि महंगाई डायन खाए जात है। देखिए, हर चीज़ को मापने का एक तरीका होता है। जब आप लोकल इन्फ्लेशन CPI इंडेक्स को देखते हैं या ग्लोबल इन्फ्लेशन के नंबर्स को देखते हैं कि किस रेट से किस दर से बढ़ने वाला है, तो उसके आंकड़े पब्लिश होते रहते हैं। यूक्रेन क्राइसिस के बाद जो स्थिति बनी थी उस पर आप देखिए, ग्लोबल इकोनॉमी जो है वो सफ़र कर रही थी। जो डिमांड जो है वो कम हो रहा था, जो ग्लोबल डिमांड कम हो रहा था, जो ग्लोबल ग्रोथ है उसमें कमी आ रही थी, इसलिए कि इन्फ्लेशन जो है बहुत तेज़ी से ऊपर गया था। सप्लाई चेन बंद हो गया था, सप्लाई चेन डिसरप्ट हो गया था, उसके वजह से बहुत ही, और फिर ऑयल सप्लाईज, ऑयल में बड़ी जो आशंका थी कि बड़ी ज़ोरदार उछाल आएगी और उससे सारी इकोनॉमी जो है उसको दिक्कत होगी, और ख़ास के छोटी छोटी जो कंट्री है वो उनको ज़्यादा और दिक्कत होगी। लेकिन उसमें भारत जो आज जो ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे और ग्लोबल कम्युनिटी के साथ जो भारत का रिश्ता है, हाँ। उस रिश्ते को निभाते हुए और उस दबदबे को इस्तेमाल करते हुए भारत ने बड़े कड़वे फैसले और कड़े फैसले के देश नीति के लिए, जो विदेश नीति उस वक्त रही भारत की, जो परचेजिंग पॉलिसी रही, वो जो है बड़े डिस्काउंट में जो उन्होंने सोर्स किया क्रूड ऑयल और रशिया से, के मामले होते हैं ना, और मतलब जब तक पैसा आपकी जेब में नहीं आ रहा है तब तक हमेशा कठिन लगता है। इसीलिए मैं चाहूंगी, आप तमाम अर्थशास्त्री यहाँ पर बैठे हुए हैं, आपको गणित का ज्यादा ज्ञान है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप आसान शब्दों में, जो गृहिणी इस वक्त मेरे शो को देख रही है और जो एक आम दुकानदार हाँ, मैं उस पे आ रहा हूँ, देख रहा है, वो आसानी से समझ जाए। मुझे ये बताइए, हाँ या ना में पहले जफर साहब मुझे जवाब दे दीजिए, क्या हमने यानी भारत ने ग्लोबल इन्फ्लेशन यानी दुनिया भर की महंगाई को काबू रखने में अहम भूमिका निभाई, हाँ कि ना? ऑफ कोर्स हाँ आप कह रहे हैं बिना शक शुबा के, बगैर किसी शक शुबा के। यहाँ पर हमारे साथ बिना शक ओके ठीक है, मैं समझ गई। दुष्यंत नागर साहब बैठे हुए हैं। दुष्यंत नागर, आप कह रहे हैं कि महंगाई ने कमर तोड़ दी है, हम कुछ खरीद नहीं सकते हैं, हम बर्बाद हो गए हैं, और सैयद जफर इस्लाम कह रहे हैं कि कोई शक और शुबा नहीं है, नॉट जस्ट इंडिया, एंटायर वर्ल्ड। जफर साहब एक अच्छे बैंकर है, इकोनॉमिस्ट हैं, आपने इनको शो में बुलाया, अच्छी बहस की मैं अपेक्षा करता हूँ, लेकिन ये आधा सत्य बोल रहे हैं। विदेश मंत्री भी आधा सत्य बोल रहे हैं। निश्चित रूप से आपने जो ओपनिंग रिमार्क्स में कहा कि दुनिया को फायदा हुआ है, यूरोप के देशों को फायदा हुआ है, हमने 30% डिस्काउंट पर रशिया से तेल खरीदा और हमने यूरोप में बेचा, लेकिन भारत को क्या फायदा हुआ? भारत की 2 कंपनियां जो निजी कंपनियां हैं जिन्होंने ये ट्रेडिंग की, उन्होंने मोटा मुनाफा कमाया, बिल्कुल सच्ची बात है, लेकिन पिछले 2-3 साल में, बल्कि पूरे हम 10 साल में देखेंगे तो तेल के दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कम हुए, लेकिन उसका लाभ भारत के आम नागरिक को नहीं मिला। स्वर्गीय जेटली साहब वित्त मंत्री थे, तब हमने सवाल उठाया तो जेटली साहब ने कहा कि भाई हम बफर बना रहे हैं 20 लाख करोड़ का, उसके बाद जब रेट्स बढ़ेंगे तो हम उससे पैसा यूज करेंगे, हाँ। और जब हमारा बफर बन जाएगा फिर हम उसका लाभ भी देंगे। लेकिन वो लाभ मिला नहीं, देश को लाभ नहीं मिला। आपने विदेशों को जरूर लाभ पहुंचाया है, वहां महंगाई को जरूर रोका, लेकिन भारत के आम आदमी को क्या मिला, सबसे बड़ा सवाल है। इसी आसान सवाल को शरद कोहली जी के पास छोड़ रही हूँ। शरद जी, बहुत बहुत स्वागत है। आफ्टर लॉन्ग टाइम भारत 24 पर आपसे राब्ता कायम हो रहा है। शरद जी, इजी भाषा में मुझे समझा दीजिए। 2 लोग मेरे सामने बैठे हैं, एक कह रहा है कि महंगाई ने आपकी कमर तोड़ दी है, यूरोप को फायदा पहुंचाया, पर हम सबके सब डूब गए, यानी भारत। दूसरे सैयद जफर इस्लाम हैं जो ये कह रहे हैं कि
भाई ऐसा है, ग्लोबल इन्फ्लेशन हमने कम कर दिया है, अपनी महंगाई तो की है। व्हाट इज द ट्रूथ? सच क्या है? अनम्यूट करना हो। यस, गो अहेड सर। बहुत अच्छा लगा, बहुत दिनों बाद आपसे जुड़ने का मौका मिला है। यस सर। देखिए, अर्थशास्त्र का रूबिका एक बड़ा सिंपल नियम होता है कि जितनी डिमांड होती है उतनी कीमतें बढ़ती हैं। ये तो हम सब जानते हैं, बहुत बेसिक है। मैं समझता हूँ जो इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट नहीं भी है वो भी इस बात को समझ जाता है। हाँ। और जैसे जैसे डिमांड गिरती है कीमतें गिरती हैं। रूबिका, मेरी आवाज आ रही है आपको? एब्सोल्युटली सर। तो अगर हमने रशिया से सस्ते दामों पर तेल खरीदा है तो लाजमी बात है रूबिका कि उसकी जो कीमतें हैं वो अंतरराष्ट्रीय बाजार में कम रही। आप इसको दूसरे तरीके से देखिए, मान लीजिए ये जो आज हम $30 बिलियन का रशिया से ले रहे हैं, अगर ये हम पूरा का पूरा तेल रशिया से ना ले रहे होते और हम ओपेक कंट्री से ले रहे होते, यानी कि जहां से हम यूजुअली लेते वहां से ले रहे होते, तो लाजमी बात है कि उतनी डिमांड होती तो यही क्रूड आपको और ज्यादा महंगा मिलता। आपको का मेरा मतलब है पूरी दुनिया को महंगा मिलता। तो ये बात बिल्कुल जफर भाई की, मैं इस बात से सहमत हूं कि अगर हम सस्ते दामों पे ले रहे हैं तो ओपेक की कंट्रीज, अगर हम मान लीजिए उस समय $65 पे ले रहे थे, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं रूबिका, तो दूसरी कंट्रीज आप उसको 80, 85, $100 पे नहीं बेच सकती, क्योंकि उनको पता है कि वो गैप, जो दोनों में गैप है, वो बढ़ जाएगा। तो इसकी वजह से जो एस जयशंकर का बयान है रूबिका, उससे मैं सहमत हूं कि अगर कोई भी बड़ा कंज्यूमर अगर सस्ते दामों पे चीज ले रहा है तो उसका अंतरराष्ट्रीय बाजार में नहीं बढ़ सकता। अच्छा। अब दूसरी बात आई, जो हमारे अखिल भाई बैठे हैं, जो आर्थिक मामलों के जानकार है, जो राजनीतिक दुष्यंत जी बैठे हैं, उनकी बात पर मैं आता हूं। ये भी सच है रूबिका कि जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतें कम हुई थी तो लोगों को ये शिकायत रही, जफर भाई और मेरा इस मुद्दे पर कई दफे कई चैनल्स पर डिबेट हुआ है कि जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत कम हुई तो जिसको हम कहते थे फ्री मार्केटिंग, यानी कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज अपने हिसाब से तेल की कीमतें तय कर सकती हैं, परंतु ऐसा हुआ नहीं। हमने देखा कि जब मार्केट में तेल कम हुआ तो ग्राहकों को सस्ता नहीं मिला। और पर इसमें भी तर्क ये है, मैं जफर भाई की बात को आगे बढ़ाता हूं, मैं अर्थशास्त्र की दृष्टि से, कि इस पैसे का इस्तेमाल सरकार ने, ये भी सच है रूबिका कि इस पैसे का इस्तेमाल डेवलपमेंट में हुआ है। अगर उसकी कीमत फालतू आई है, ऑयल कंपनीज का मुनाफा हुआ है और सरकार को डिविडेंड मिला है, मैं आखिर तक चला जाता हूं, तो उस पैसे का इस्तेमाल भ्रष्टाचार में नहीं हुआ है। उस पैसे का इस्तेमाल सड़कें बनी, एयरपोर्ट्स बने, रेलवे स्टेशन बने, पोर्ट्स बने, जितना भी आपको इतनी वेलफेयर स्कीम सरकार चला रही है, 700 से ऊपर वेलफेयर स्कीम चल रही है, वो सब इस पैसे से चल रही है। तो ये शिकायत ग्राहकों की रूबिका सही है कि जब कीमतें गिरी तो हमारे यहाँ पर कीमत कम नहीं हुई, पर उसका तर्क यह है कि पैसा हम वसूलते रहे, उस पर टैक्स आया 25-26 लाख करोड़ पर से। शरद साहब, मैं आपसे मैं कह रही हूँ ना कि आज मैं जरा भी आप लोगों से वो अर्थशास्त्र वाला समझने की कोशिश, मैं आप समझ लीजिए कि मैं एक आम गृहिणी की तरह आपसे बात करूंगी। अब शरद साहब, जब आप ये बात कर रहे हैं तो गृहिणी कहेगी अरे भाई मुझे क्या लेना देना है पुल और ब्रिज और ट्रेन और ट्रक से, भाई मेरे खाते में कितना पैसा आ रहा है, मैं कितना बचा पा रही हूँ, मैं उस बचत से कभी अपने लिए एक अंगूठी खरीद पाऊंगी कि नहीं? सिलेंडर कर दिया आपने महंगा, फल कर दिया आपने महंगे, दूध कर दिया आपने महंगा। हाँ अच्छा, अब कान में देखिए, वो अनुभव मुझे कह रही है दाल और सब्जी भी महंगी कर दी। हमारी पीसीआर में मेरी पायलट है, वो कह रही है रूबिका जी दाल और सब्जी भी महंगी कर दी है। तो अब आप कह रहे हैं कि नहीं, हम तो रेल और यातायात और बाकी तमाम चीजों में भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है, लेकिन महंगाई तो बड़ी है ना, तो मैं अपने दिल को कैसे सुकून दूं? मैं इसका सुकून रूबिका, देखिए अगर सेविंग्स नहीं हो रही है गृहिणी की, और खासकर आपके जो कान में कह रही है दाल सब्जी का भाव बता रही है, उनकी बात बिल्कुल ठीक है। और पर इसमें तर्क ये है रूबिका कि पूरी दुनिया में जब से रशिया यूक्रेन का लड़ाई खासकर जब से शुरू हुई, हाँ। उसके बाद से इस महंगाई डायन ने रूबिका पूरी दुनिया को अपनी गिरफ्त में ले लिया। हाँ। भारत उसमें कोई एक्सेप्शन नहीं था, बल्कि अमेरिका जैसा देश, रूबिका मैं वहां होके आया, अमेरिका जैसा देश जहाँ की 10% महंगाई, और एक विकसित देश में 10% महंगाई रूबिका बहुत बड़ी बात है। भारत जैसे देश ने फिर भी महंगाई को नियंत्रण में रखा। तो मैं समझता हूँ इसको ऐसे समझना चाहिए कि पूरी दुनिया जिस चीज से त्रस्त रही तो भारत उसमें एक्सेप्शन नहीं था। तो गृहिणियों को हम ये तो नहीं कह सकते कि भाई आपकी सेविंग नहीं हुई और आपकी बचत नहीं हुई, आपको दिक्कत आई, हम ये तो नहीं कह सकते। हाँ। पर हम ये जरूर कह सकते हैं, क्षमा करिएगा मेरे यहाँ पर लाइट कुछ टाइम के लिए आउटेज हुई है, कुछ सेकंड्स के लिए वापस आ जाएगी। हाँ, कोई बात नहीं, मैं समझ, महंगाई की बात कर रहे हैं।
नहीं तो देखिए, थोड़ा तो शरद भाई महंगाई का बोल असर रहे आपके यहाँ थे भी हुआ लाइट है। चली गई। हाँ। मैं दो बातें कहना चाहता हूं। शरद भाई, एक तो हमें एक तरीके से देखा जाए रूस यूक्रेन युद्ध का फायदा हुआ है, ऑयल हमें 30% डिस्काउंट पे मिला है, नुकसान नहीं हुआ। दूसरा, जो आपने क्लीन चिट दिया कि कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ, मैं कोट करना चाहूंगा सीएजी की एक रिपोर्ट को जो द्वारिका एक्सप्रेस हाईवे के बारे में कुछ सवाल खड़े करती है। लेकिन फिर भी हम ये नहीं कह सकते कि भाई वो पैसा हमने डेवलपमेंट में यूज किया। भाई जब हमारी पॉलिसी है, हमारी नीति है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में दाम बढ़ेंगे तो हम उपभोक्ता पे दाम बढ़ाएंगे, घटेंगे तो घटाएंगे, तो फिर हमारे उपभोक्ता की जेब को क्यों काटा गया? All right, मेरा अखिल प्रश्न है स्वामी सीधा जी। जफर भाई से। हाँ जफर भाई जवाब दीजिएगा। पहले मैं अपने दो और मेहमानों से ओपनिंग रिमार्क ले लूं। शरद जी, मैं आपका भी रुख करूंगी। अखिल जी, बहुत बार आप मुस्कुराए और खासकर तब जब मैंने कहा भैया हमको तो नहीं समझ में आता है कि ये क्या है, कि ये मुद्रास्फीति बढ़ गई है, कम हो गई है, फला जगह पर महंगाई ज़्यादा है। आप तो खुशी मनाइए कि आपके यहाँ पर सिर्फ दूध महंगा हुआ है, वहाँ तो देखिए हर चीज़ महंगी हो गई है। लेकिन क्या आज की तारीख में महंगाई सच में लोगों को परेशान कर रही है कि नहीं? क्योंकि मुझे पता है एक टाइम पर तो फिल्में बन जाती थी सर, टमाटर महंगा होता था तो वो गाना भी वहीं से आया था, महंगाई डायन खाए जाते हैं। आज की तारीख में ये बहुत बड़ा मुद्दा दिखता नहीं है। व्हाट इज द रीजन, क्या वजह है? देखिए रूबिका जी, मैं सरल भाषा में जो आपकी गृहिणियां समझ दें उस भाषा में बात करता हूं। देखिए, जफर साहब की मजबूरी तो मैं समझ सकता हूं, शरद कोहली साहब जो इतने अच्छे अर्थशास्त्री हैं उनकी मजबूरी समझने में मैं असमर्थ हूं। देखिए, वास्तविकता यह है कि विदेश को हिंदुस्तान ने फायदा पहुंचाया है और हिंदुस्तान की जनता को मार दिया है, हिंदुस्तान की गरीब जनता को मार दिया है। और जो सड़कों की बात हम लोग कर रहे हैं, हाँ। सड़कें बनाई हैं और टोल टैक्स इतना ज्यादा बढ़ा दिया है, जितना पेट्रोल में हम लोगों का खर्चा नहीं होता उससे ज्यादा टोल में खर्चा होता है। ठीक है। और सरकार जो है एक प्रकार से केवल पूंजीपतियों की सरकार बन के रह गई है, जहां पे पूंजीपतियों को फायदा हो रहा है और गरीब और मध्यम वर्ग पूरी तरह से पिट रहा है। देखिए, वास्तविकता है, जो बात कही जो आपके दुष्यंत जी हैं, बिल्कुल सही बात है। जिस समय इंटरनेशनल क्रूड प्राइसेस जो थे $120 थे, उस समय पेट्रोल डीजल हम जैसे साधारण लोग खरीद रहे थे, आज $80 पे भी उसी दाम पे खरीद रहे हैं। इसका माने सरकार केवल फायदा उठा रही है, अपने पूंजीपति मित्रों को फायदा दे रही है और देश के मध्यम वर्ग और गरीब वर्ग को पीट रही है। ठीक है। देखिए, एक चीज और, हाँ। अगर इन्फ्लेशन को आपको कंट्रोल करना है तो इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए आपको सप्लाई बढ़ानी पड़ती है। मैं निवेदन करूंगा कोहली साहब से, जिनकी मैं बहुत इज्जत करता हूं और रिस्पेक्ट करता हूं, मनमोहन सिंह के जमाने में जितनी जीडीपी थी और पिछले 9.5 साल में जितनी जीडीपी है उसका कंपैरिजन कर लें। और जिस समय 2014 में इंटरनेशनल लोन्स हमारे 52 लाख करोड़ थे, आज 155 लाख करोड़ हैं। इसका माने डेट, कोहली साहब फाइनेंस के भी एक्सपर्ट हैं, आपके लोन कंपोनेंट 3 गुने हो जाएं और आपकी जीडीपी कम हो जाए, हम एक डेट ट्रैप में हैं और केवल जनता को लूट कर और जनता से पैसा वसूल कर, इसीलिए हंगर इंडेक्स में हम नीचे चलते चले जा रहे हैं। बड़े लोगों की आमदनी बढ़ रही है और कमजोर लोगों की आमदनी घट रही है। तो जो बात जफर साहब कह रहे हैं वो भी ठीक है, हाँ। और जो कोहली साहब कह रहे हैं वो भी ठीक है, हाँ। जो दुष्यंत साहब वो कह रहे हैं वो भी ठीक है, लेकिन देश की गरीब जनता पिट रही है और सूट बूट वाले आनंद उठा रहे हैं। ओके सर, अब मैं आपकी सारी बात समझ गई। तो अब मुझे ये समझा दीजिए कि रिटेल महंगाई दर में फिर गिरावट क्यों दर्ज हो रही है? जुलाई 2023 में ये 7.44% थी सर, और अक्टूबर में ये 4.87% हो गई। ये कैसे? और जो सामान है वो भी सस्ता हो रहा है, थोक महंगाई दर 0 से नीचे आ गई है, -0.52% है। इसके क्या माने हैं सर? और ये भी कि पूरी दुनिया में मुद्रास्फीति दर जो है वो, मतलब अर्जेंटीना तो मुझे कहना ही नहीं चाहिए, 121.7। मैं आती हूं उन देशों में, अमेरिका 4.1, यूके 7.7, यूक्रेन, तुर्की, ये सब चलिए मैं छोड़ देती हूं, पाकिस्तान का भी जिक्र करना ठीक नहीं है, लेकिन वो तमाम देश जो जिनको हम कह सकते हैं कि विकसित मुल्क हैं, वहां पर भी महंगाई दर जो है वो भयंकर है। हम उस लिहाज से तो बेहतर ही कर रहे हैं ना, हाँ कि ना? हंगर इंडेक्स में हमारी लगातार गिरावट ये कह रही है कि हम बेहतर नहीं कर रहे हैं। ओके। दूसरी बात, देखिए, इन्फ्लेशन का नेगेटिव होना, ये अर्थशास्त्री भी बताएंगे, कोहली साहब भी बताएंगे और जफर साहब भी बताएंगे, इट इज नॉट ए पॉजिटिव साइन। अगर हिंदुस्तान के अंदर परचेजिंग पावर कम हो रही है, डिमांड कम हो रही है, इसके बाद भी इन्फ्लेशन कम हो रहा है, इसका माने
हम लोग स्टैग्फ्लेशन की स्थिति में हैं। Yes, right. ये वास्तविकता को समझना प्रवीण चाहिए। खंडेलवाल जी, इन्फ्लेशन नेगेटिव हो जाना, वो मंदी जनित हमारे पास मुद्रास्फीति। परचेसिंग पावर है कि नहीं, क्योंकि हमने धनतेरस पर, हमने दिवाली के मौके पर सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं और पूरे अखबार पटे भरे थे इस खबर से। और दूसरी तरफ अखिल स्वामी ये कह रहे हैं वी डू नॉट हैव परचेसिंग पावर। सच क्या है प्रवीण खंडेलवाल? सिर्फ गोल्ड खरीदा है, चंद लोगों ने खरीदा है। अनम्यूट कर लीजिए प्रवीण जी। आवाज आवाज नहीं 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 नहीं, मैं सुन नहीं पा रही हूँ सर, कुछ तकनीकी खामी है। शरद जी आप जवाब दें उससे पहले। सैयद जफर इस्लाम साहब, आपने सुना दुष्यंत नागर ने कहा, स्वामी जी ने कहा कि आप लोगों ने देश को नुकसान पहुंचाया, गरीबों को एकदम तबाह करके रख दिया है, दुनिया में वाह वाह जरूर हो गई आपकी। क्या जवाब? देखिए, आज इस देश की जनता को एक ऐसी पहली बार ऐसी सरकार मिली है जो उनकी चिंता करने वाली, उनके दामन को थामने वाली है। अब देखिए, ये जो राशन देने का काम, ये आम जनता को उसका फ़ायदा नहीं है। इसका भी बजटरी एलोकेशन होता है ना, कहीं से कहीं पैसा आता है। सड़कें उनके घर तक बनाई गई, जब टूटे फूटे सड़क से जब जाते हैं तो पेट्रोल भी ज़्यादा खर्चा होता है, डीजल भी, फ्यूल जो है ज़्यादा कंजम्पशन होता है, वो एफिशिएंसी बढ़ जाती है जब रोड बढ़ जाता है, उनके घर तक बनता है, जो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। तीसरी बात, जब उनके घर में बिजलियाँ जाती हैं उनकी ज़िंदगी बेहतर होती है, और जब टॉयलेट बनता है, गैस चूल्हा देते हैं तो उनकी ज़िंदगी बेहतर होती है। इनके बारे में चिंता नहीं करते हैं। अब आपको एक और बता दें, शायद इकोनॉमिस्ट लोग बैठे हैं, उन्होंने एनालिसिस किया होगा। आप हाई फ्रीक्वेंसी डेटा देखिए तो आपको समझ में आएगा कि रूरल डिमांड बढ़ा है, मतलब गांव में पैसे ज़्यादा हैं, हाँ डिस्पोजेबल इनकम बढ़ी है, और गांव की डिमांड से आज जो है देश में लोकल डिमांड भी बढ़ा है। और ये सामने इसलिए जीडीपी ग्रोथ का भी दुनिया के लोगों ने, जो बड़ी बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशन ने हमारे जीडीपी ग्रोथ को कम किया था, रिवाइज करके 20 बेसिस पॉइंट बढ़ाया। हाँ। तो उससे क्या समझ में आता है कि देश की अर्थव्यवस्था बेहतर है, देश में डिस्पोजेबल इनकम है, और रूरल वो हम नहीं बता रहे हैं, हाई फ्रीक्वेंसी डेटा बता रहे हैं कि रूरल। जफर इस्लाम साहब, मैं काम करती हूँ ना, मैं 2 राउंड करती हूँ सर। एक काम करती हूँ, अखिल स्वामी और आप दोनों का पहला राउंड, जहां पर वो सवाल पूछेंगे आप जवाब दें, और ये बड़ा क्विक होना चाहिए ताकि मेरी जनता को समझ में आ सके। एंड द सेम विल गो विद शरद कोहली जी एंड दुष्यंत नागर जी। ठीक है स्वामी जी, जफर साहब अग्रीड? ओके, ऑलराइट, परफेक्ट। तो सैयद जफर इस्लाम, आप ये कह रहे हैं कि गरीबों के हाथ में भी पैसा आया है, और यही वजह है कि चाहे वो फिच हो, चाहे वो S&P हो, चाहे वो मूडीज हो, उन्होंने लगातार हमारी जीडीपी का आकलन जो है आने वाले दिनों में वो बढ़ा दिया है। स्वामी जी, अब ये भी क्या शाखा में जाने लगे हैं S&P और मूडीज वाले? इन्होंने भी क्या मोदी भक्ति की शपथ ले ली है? देखिए रुबिका जी, जफर साहब ने अपनी बात को खुद ही कंट्रडिक्ट कर दिया। उन्होंने कहा 80 करोड़ लोगों को 140 करोड़ में से, इसका मतलब 60% लोगों को आप 5 किलो अनाज दे रहे हैं, और हंगर इंडेक्स पे हम नीचे घिसटते चले जा रहे हैं, और उसके बाद हमारी जीडीपी मनमोहन सिंह के जमाने से भी कम होती चली जा रही है। और मैं जवाब देता कह रही थी कि बाजार के अंदर धनतेरस में इतनी खरीदारी हुई, हाँ। तो जीडीपी बढ़नी चाहिए। हाँ। अरे जीडीपी मनमोहन सिंह के जमाने से कम है, हाँ। और लोन आपके 3 गुने हो गए। ओके सर, 3 सवाल है सर, 3 सवाल है। अखिल जी 3 सवाल है, अखिल जी 3 सवाल है। पहले सवाल का जवाब दीजिए जफर साहब। हंगर इंडेक्स में हम लगातार क्यों फिसल रहे हैं? देखिए, दुनिया की 20% आबादी इस देश में रहती है, और ये बहुत सारे एजेंसीज जिस तरह के डेटा को कलेक्ट करके और छोटे से सैंपल सर्वे को प्रेश करके जो ये बनाते हैं इंडेक्स, कई बार उनके इंडेक्स जो है वो सही नहीं होते हैं। इसलिए मैं आपको एक छोटा एग्जांपल देता हूं। जैसे पहले मैंने कहा कि हमारे जीडीपी ग्रोथ को वो खुद ही नहीं समझ पाए कि इतनी तेज़ी हिंदुस्तान में कैसे है। जब देखा उन्होंने, तो आप IMF जैसी, वर्ल्ड बैंक जैसी ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने रिवाइज किया अपने नंबर को, और ये मैं 2 बार रिवाइज किया IMF ने कि यस, अगर देश की अर्थव्यवस्था हिंदुस्तान की अच्छी है, बाकी जगह की नहीं।
इन्फ्लेशन रेट आपने सही कहा नीचे जा रहा है, आगे फोरकास्ट भी नीचे है, लेकिन ये इन्फ्लेशन किस वजह से था? इन्फ्लेशन था पहले जो बढ़ा था वो जो सप्लाई चेन में जो डिसरप्शन आया था, सप्लाई नहीं हो पा रही थी। आप कोविड के समय से देखिए, पहले कोविड था, माल प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, लेकिन खरीदने वाले बहुत हैं। ये जफर साहब जो कह रहे हैं, उसके बाद आप उससे जितना अग्री करें या नहीं करें, लेकिन ये जो इंडेक्स विंडेक्स वाले नहीं, ये जो एक सेकंड सही साहब, एक सेकंड बस थोड़ा सा मैं ऐड कर देना चाहती हूँ। ये जो हंगर इंडेक्स, हैप्पीनेस इंडेक्स, मीडिया इंडिपेंडेंस इंडेक्स, इन इंडेक्सों पर पता नहीं क्यों मेरा तो दिल नहीं करता यकीन करने का। सर इसलिए नहीं करता है अखिल जी, पाकिस्तान और श्रीलंका के पास खाने को है नहीं, लेकिन हंगर इंडेक्स में हमसे ज्यादा है। यूएई में कोई प्राइवेट मीडिया है नहीं सर, लेकिन प्रेस फ्रीडम में वो हमसे ज्यादा है। अफगानिस्तान लड़कियों को पढ़ने के लिए नहीं भेजता है सर, लेकिन एकेडमिक और विमेन फ्रीडम में वो हमसे ऊपर है। अब मैं कैसे यकीन कर लूं इस इंडेक्स वाले पूरे ड्रामे पर? मैं आपको रुबिका जी करा देता हूं, मैं आपको यकीन करा देता हूं। अफगानिस्तान का एक क्रिकेटर अहमदाबाद की सड़कों में, जो हमारे विश्व गुरु का खुद का राज्य है, सुबह 4 बजे जाके सड़क के किनारे सोते हुए लोगों को नकद रुपया बांटता है। जय हो। ये है देश की स्थिति। और आप कह रही हैं वहां खाने को नहीं मिलता, ये मीडिया के अनुसार मत चलिए। नहीं और अगर सर आप मीडिया के अनुसार चल रहे हैं स्वामी जी, मैं बताती हूँ क्यों। ये क्रिकेट खेल पा रहे हैं, सुनिए ना। मैंने पहला सेंटेंस आपने बोल दिया, अब मुझे बोलने दीजिए। अफगानिस्तान का मेरा भाई आकर यहाँ पे सोने वाले गरीबों को अगर कुछ दे पा रहा है तो उसकी गरीबी दूर करने में भी हिंदुस्तान का हाथ है, और वो क्रेडिट हिंदुस्तान इसलिए लेगा क्योंकि वहां पर तो खिलाड़ी को खेलने नहीं देते हैं। हमने अपना ग्राउंड दिया, तब जाकर वो खेल पा रहे हैं। स्वामी जी इतना तो मानिए ना। नहीं, आप कृपा करके मुझे बात कंप्लीट करने दीजिए। नहीं कीजिए। देखिए जीडीपी वर्ल्ड, देखिए विश्व को जीडीपी हमारी समझ में नहीं आती। किसान बिल लाते हैं वो किसानों को समझ में नहीं आती, अग्निवीर लाते हैं वो जवानों को और युवाओं को समझ में नहीं आती। ठीक है, जीएसटी बढ़ा देते हैं और कॉर्पोरेट टैक्स। एक मिनट, किसको समझ में नहीं आती? किसको समझ में नहीं आती? एक मिनट अखिल साहब मैं यहाँ रोकना चाहूंगा आपको। जीडीपी किसको समझ में नहीं आती? पहले बताइए, इस सवाल का जवाब देना पड़ेगा आपको। उसके बाद कहा था कि जीडीपी वर्ल्ड जो आईएमएफ और बाकी लोग समझ में नहीं आती। अरे किसानों को किसान बिल समझ में नहीं आता, यहाँ की जीएसटी बढ़ा देते हैं। ऐसा नहीं कहा मैंने, ऐसा नहीं कहा। मैंने कहा कि हिंदुस्तान में जो तेजी है उन लोग उसको समझ नहीं पाए, इसलिए जो उन्होंने फोरकास्ट किया उस फोरकास्ट को रिवाइज करना पड़ा। हिंदुस्तान में अर्थव्यवस्था अच्छी है, इसलिए आप बड़े-बड़े पूंजीपतियों के ऋण माफ कर देते हैं। आप देखिए, और आप किस इकोनॉमी से कंपेयर किसानों के करेंगे? ऋण माफ आप नहीं चलिए, करते। ये कौन सा किस इकोनॉमी से कंपेयर करेंगे? आप देश की अर्थव्यवस्था को किससे कंपेयर करेंगे? अरे आप बताइए, गरीबों का 1 लाख रुपए माफ नहीं करते, और आप जी वाले जो हमारे यहाँ 13.5 करोड़ लोग 13.5 लोग गरीबी रेखा से लोअर मिडिल क्लास में आ गए। नहीं, 13.5 करोड़ लोग जो है लोअर मिडिल। अरे एक सेकेंड, मैं आंकड़ों की बात कर रहे थे, हम तो सब भावुक हो गए। मैं तो आंकड़ों की बात कर रही हूँ, मैं दोबारा आंकड़ों पर लेकर आती हूँ आपको। अखिल जी मुझे आपकी मुस्कान सच में बड़ी पसंद आई है। अच्छी है। हाँ नहीं, अच्छी बात है ये। आप दुष्यंत नागर और शरद कोहली साहब, मैं आपके सामने ये राउंड छोड़ रही हूँ। अब मुझे ये बता दीजिए दुष्यंत भाई, यूएसए की ग्रोथ रेट 50%, चाइना की 80%, जापान की 30%, जर्मनी की 5%, हिंदुस्तान की ग्रोथ रेट 150%, और हम कह रहे हैं हम डूब रहे हैं। भाई हमारा साइज बड़ा है, और हमारा जो कृषि क्षेत्र है, हाँ। वो लगातार तरक्की कर रहा है। तो मानिए ना कि तरक्की कर रहा है। मैंने मना ही नहीं किया। जब लॉकडाउन था, दुनिया बंद थी, तो भी हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर 3.5% की विकास दर के साथ आगे बढ़ रहा था। लेकिन मैं एक गंभीर बात कहना चाहता हूँ। आपने बहुत बढ़िया सवाल पहले राउंड में पूछा कि भाई हमारे यहाँ तो इतनी सेल हुई है धनतेरस पे। देखिए जी, हमारे यहाँ 41 लाख लोग ऐसा है जो 1 करोड़ रुपया कमाता है महीने का। एक वर्ग है जिसकी परचेजिंग पावर है, मैं स्वीकार कर रहा हूँ, उन्होंने खरीदा है, बिक्री हुई है, गोल्ड खूब बिका है, लेकिन आम आदमी का हाथ टाइट है। ये शरद जी इसमें संशोधन कर सकते हैं अगर मैं गलत। नहीं एक सेकंड शरद जी, ये घूम फिर कर मामला वही आ रहा है कि खरीदारी करने सिर्फ टाटा, अंबानी, बिरला और अडानी साहब के परिवार वाले ही निकल रहे हैं। दुष्यंत नागर के घर से कोई नहीं निकल रहा,
और मैं अपने आप को भी जोड़ दूं सर? मैंने हाँ भी जोड़ धनतेरस लो पे आप, कुछ और नहीं हम 1 खरीदा। करोड़ से कम ही महीने का कमाते हैं। हाँ हाँ शरद जी जवाब दीजिए। जफर इस्लाम साहब रुक कर रही हूँ 1 सेकंड। हाँ आपने धनतेरस की बात करी तो मैं धनतेरस पे ही रहता हूँ। हाँ धनतेरस वाले दिन 50,000 करोड़ की कुल मिला के प्रवीण खंडेलवाल जी बैठे हैं, वो कंफर्म करेंगे 50,000 करोड़ की कम से कम बाइंग हुई है। आपका दुष्यंत जी का कहने का मतलब ये है कि सारी की सारी 50,000 करोड़ की बाइंग सिर्फ अंबानी जी ने, अडानी जी ने या टाटा ने। नहीं सर 41 लाख हैं, आप अंबानी को नाराज हो जाएंगे, वो बेचारे की ये दुष्यंत हर जगह उन्हीं को बोलता रहता मार्केट गया था, मैं मार्केट गया था, एक नहीं 3-4 मार्केट में मैं गया और वहां पर आप आने की खड़े होने की जगह नहीं थी। रूबिका आप तो स्टूडियो में बिजी होंगी, शायद आप नहीं जा पाई होंगी, पर मुझे मौका मिला था। मैं वहां पर किसी भी मार्केट में इस बार ट्रैफिक की क्या हालत थी, चारों तरफ शहरों में ट्रैफिक जैम था और मार्केट में पैर रखने की जगह नहीं थी। आप दुकानदारों से जाके बात करिए, वो दुकानदार आपको बताएंगे कि इस बार उनकी जितनी बम्पर सेल हुई है। ऑटोमोबाइल्स का मैं सिर्फ एक उदाहरण ले लेता हूँ, गाड़ी की बिक्री। अब सारी गाड़ियां तो अंबानी साहब, अडानी साहब नहीं खरीदते हैं। अरे भाई साहब मैं उन दोनों को नहीं कह रहा, मैं 41 लाख का नया संख्या है, 41 लाख लोग हैं। नव धनाढ्य वर्ग जो मोदी जी ने पिछले 10 वर्ष में 18 घंटे काम करके तैयार किया है, उनकी संख्या 41 लाख है। नहीं वो ठीक है, देखिए किसी भी देश में कुछ लोग औरों से ज्यादा कमाते हैं। यही किस्सा अमेरिका में है, यही किस्सा यूके में है, यही किस्सा फ्रांस में है, यही किस्सा जर्मनी में है। आप चाहते हैं कि सारी की सारी भारत की जनता एक बराबर इनकम हो, ये तो कभी हो ही नहीं सकता। ये तो एक कम से कम अगर एक व्यक्ति 1 करोड़ महीने का कमा रहा है तो 1 लाख नहीं तो कम से कम 25-30 हजार पे तो कहीं तो कोई तो मैच हो। देखिए मैं आपको एक पैमाना बताता हूं और रूबिका मेरी बात पे ध्यान देंगी कि 2014 में भारत की इकोनॉमी $2 ट्रिलियन की थी। हाँ। आज भारत की इकोनॉमी $4.25 ट्रिलियन की है 9 साल में। मैं इसमें कोई राजनीतिक पक्ष की बात नहीं है, मैं तो आंकड़े देख रहा हूँ। सर 2 की नहीं ज्यादा। मुझे बताइए जब जीडीपी बनती कैसे है? जीडीपी सम टोटल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस। मैं यहाँ टेक्निकलिटी में नहीं जाना चाहता हूँ, पर जीडीपी बनती है आपकी और हमारी आमदनी। और भारत एक खर्च प्रधान देश है, कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी है। 55% यहाँ का जीडीपी कंजम्पशन से बनता है। हम लोग जाके सामान खरीदते हैं दुष्यंत जी, तभी जीडीपी की गाड़ी आगे चलती है, फैक्ट्रियां चलती हैं, ग्रामीण क्षेत्र में लोगों की शक्ति घटी है, स्टॉकेज चलते हैं, फैक्ट्री चलती है, लोगों को अच्छा, तो अब नौकरी मिलती है। एक बात मुझे बता दीजिए दुष्यंत जी और स्वामी जी, आप दोनों से मेरा सवाल है, ये जो बाकी सारी इंटरनेशनल एजेंसीज हैं, ये क्यों हमें सबसे ज्यादा आंक रही है? बाकियों के तो पॉइंट्स वो गिरा रही हैं आकलन में। अखिल स्वामी जी क्या वजह है? एंड देन दुष्यंत जी आपका रुख करूंगी। क्या वजह है कि मूडीज, S&P, फिच, ये सारी एजेंसियां हमको कह रही हैं वी आर द ग्लोबल लीडर्स? रूबिका जी इसको कहते हैं बेस इफेक्ट। मान लीजिए आप 2 बहनें हैं, आप 2 बहनें होती, हाँ, हाई स्कूल में आपके 90% आते, आपकी बहन के 60% आते, अगली बार उसके 80% आते, आप 90% से 100 से ऊपर नहीं जा सकती। तो जो ग्रोथ होती है वो बेस इफेक्ट से होती है। अमेरिका की वर्ल्ड की टोटल जीडीपी का 30% कंट्रीब्यूट करता है, चीन 18% कंट्रीब्यूट करता है, आप 2% कंट्रीब्यूट करते हैं। ये बेस इफेक्ट होता है। बेस इफेक्ट की वजह से आपको पर शरद साहब आपकी बात से इत्तेफाक नहीं रख रहे, क्यों भाई? शरद जी, अखिल जी जो कह रहे हैं कि बेस इफेक्ट 2 बहनों के मार्क्स पर डिपेंड करता है, आपने खेला जीडीपी कितना कंट्रीब्यूशन? IMF, मूडीज, S&P जैसी एजेंसीज ये बेस इफेक्ट को अखिल जी फैक्टर करके चलते हैं। मैं आपकी नॉलेज में डाल रहा हूँ, इनकी जो इकोनॉमिस्ट टीम है, मेरी उनसे वार्तालाप होने का मुझे मौका मिलता है। ये लोग सर बेस इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करके चलते हैं, वरना बेस इफेक्ट से जो आंकड़े आएंगे वो आंकड़े तो भ्रमित करने वाले हैं। और ये एजेंसी भ्रमित होने वाली नहीं है सर। नहीं, जीडीपी में वो सही बोलती है, हंगर इंडेक्स पे गलत बोलती है। ये कैसे हो रहा है? हंगर इंडेक्स तो मैं मानता ही नहीं हूँ। हंगर इंडेक्स तो आप छोड़ दीजिए, हंगर इंडेक्स में रूबिका से सहमत हूँ। ये इंडेक्सेस बिल्कुल एजेंडा ड्रिवन है, ये इंडेक्सेस प्रोपेगेंडा ड्रिवन है। जो श्रीलंका और पाकिस्तान को हमसे ज्यादा बता रहा है, वो तो सामने आपको दिख रहा है क्या बता रहा है, वो झूठ बोल रहे हैं। यहाँ पर भारत में इतना परेशान है, होता है सर, हंगर इंडेक्स गलत है, कोई खाली पेट नहीं सोता है। आपको ये बेरोजगारी भीषण रूप से है।
ओके, ये बेरोजगारी बेरोजगारी सिर्फ निश्चित रूप से है। नहीं पहले आप आप इसे मुझे ये नकारात्मक बताइए ना, पेट नहीं सोता है यहाँ पर। पहले हम इस राउंड को क्लियर कर दें। आप कह रहे हैं कि बेस को लेकर चलती हैं ये सारी एजेंसियां, इसलिए गड़बड़ हो रहा है आंकड़े और आकलन में। शरद जी कह रहे हैं कि मैं तो उस टीम से बात कर रहा हूँ, वो तो न्यूट्रलाइज करके चलते हैं बेस फिगर को। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि कुछ आंकड़ों में तो अंतरराष्ट्रीय एजेंसीज को आप एक्सेप्ट कर लेते हैं। अरे हंगर इंडेक्स में देश में भुखमरी है सर, हंगर इंडेक्स एक गरीबी प्राइवेट है। एजेंसी की बनाई बच्चों हुई को है, नौकरियां नहीं मिल रही हैं, एक बच्चों को प्राइवेट नौकरियां एजेंसी नहीं मिल बनाई रही हुई है, उसका कोई शरद रेलेवेंस कोहली साहब नहीं की है। बात अलग है, रूबिका जी की बात अलग है, जफर इस्लाम साहब की बात अलग है, लेकिन देश की बहुसंख्यक जनसंख्या को नौकरी नहीं मिल रही है पढ़ लिखने के बावजूद। हाँ। इससे इनकार सर, नहीं कर सकते आप। ओके, स्वामी साहब, इस समय बेरोजगारी की दर अपने सबसे न्यूनतम लेवल पर है। आप जाइए, जाके लोगों से पूछिए, बात करिए। हमारे देश में इसको एस्टिमेट करने का कोई एक पैमाना नहीं है, ये मैं मानता हूं, आप भी मानते होंगे। पर अगर आप सर्वे करेंगे, सीएमआई ले लीजिए, कोई भी एजेंसी ले लीजिए, इस समय बेरोजगारी की दर भारत में अपने न्यूनतम स्तर पर है। आप इसको चैलेंज कर सकते हैं, पर जमीनी हकीकत यह, और उसका तरीका यह है कि आप जाके एक सर्वे कर लीजिए, 100 परिवारों से जाके आप बात करिए, आपके घर में कोई नौकरी ढूंढ रहा है, अब मुझे बताइए आप क्या जवाब मिलता है। ये सर्वे ऑन रिकॉर्ड आप करके दिखाइए और बताइए, क्योंकि हवा में हम कोई भी बात करेंगे रूबिका, हम केवल नेगेटिव बात करेंगे, ग्लास को हमेशा आधा खाली देखेंगे। और मैं तो एक बहुत अच्छी बात कहता हूं रूबिका, आपकी इजाजत से, मैं ये मानता हूं कि देखिए, हमारा जो विपक्ष है, मैं पक्ष विपक्ष से नहीं आता हूं, मैं राजनीति से नहीं आता हूं, मैं ये मानता हूं कि हर वक्त जब नेगेटिव बात करी जाएगी, हर वक्त बुराई करी जाएगी, हर चीज को क्रिटिसाइज किया जाएगा, तो ये तो सच हो नहीं सकता। 10 में से 10 बार तो कोई गलत नहीं हो सकता है रूबिका, ये बात तो आप भी मानते हैं। नहीं तो है, लोग क्या है, मनमोहन सिंह के जमाने में आर्थिक मैं ये गति मानता बहुत हूं कि अच्छी ऑपोजिशन थी। का एजेंडा मनमोहन सिंह के जमाने में बहुत मनमोहन के अच्छा जमाने में- नेगेटिव कहाँ है? criticism नहीं की नहीं जरूरत है। अखिल जी ये बात तो यहाँ पर शरद जी भी एक मिनट मानेंगे। मुझे जवाब देने ये दीजिए, रूबिका हाँ, जी। जफर साहब बस एक सेकेंड। अखिल जी ये बात तो पूरा जमाना मानेगा कि जिस वक्त रिसेशन चल रहा था और एक इकोनॉमिस्ट देश का प्रधानमंत्री था, उन्होंने कुछ बहुत शानदार फैसले लिए, उन्होंने हमें उस रिसेशन से बहुत बड़े लेवल तक बचा के रखा। ये बात तो मैं भी मानूंगी, शरद जी भी मानेंगे, और कौन ऐसा है जो नहीं मानेगा। बाकी सारी चीजें एक तरफ है, लेकिन हिंदुस्तान तब भी अच्छे से उस चीज से लड़ रहा था। आज भी जब बड़ी महंगाई दर पूरी दुनिया में छाई हुई है काले बादल की तरह, और हम बेहतर प्रदर्शन कर पा रहे हैं, तो आज हमें ईमानदारी से ये बात माननी चाहिए। मेरा ये कहना है, ये प्रस्ताव मेरा है। अब जफर इस्लाम साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। जफर साहब, अखिल स्वामी ये कह रहे हैं महंगाई दर और 2-3 बातें कहता बेरोजगारी, हूं। ये दोनों इस वक्त सबसे बड़े प्रश्न हैं, उसका जवाब आपके पास क्या है? देखिए, 2 बातें कहना चाहूँगा रूबिका जी। पहली बात तो कि इनको पता होना चाहिए कि जो जीडीपी कैलकुलेट करने का मेथोडोलॉजी है पूरे दुनिया में वही है। जब वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ जब कैलकुलेट करता है तो ये नहीं कि भारत देश के लिए अलग है और अमेरिका के लिए अलग है, और उसके स्टैंडर्डाइज मेथोडोलॉजी है, उसके बेसिस पे कैलकुलेट होता है। तो ये सब बातें जो है नहीं अच्छी लगती है जब देश को भ्रमित किया जाता है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि आप अगर देखिए जो अभी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर का जो आया है डेटा, 3.5% अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, 3.5% पब्लिश डेटा है। तो ये आप इतिहास में उठा के देखिए बहुत कम है। और हमारी फिर भी ये जो कोहली साहब कह रहे थे कि कोई ऐसा रियल टाइम बेसिस पे जो है कि हर वक्त आपको पता चले, पेरोल मेथड जैसे यूएस में डेवलप्ड इकोनॉमीज में होता है कि भाई आपको अभी पता है कितनी नौकरियां आई, कितनी नौकरियां गई। ऐसा सिस्टम कभी कांग्रेस ने बनाया नहीं, हमारी मिनिस्ट्री सरकार बना रही है। वो बनाने में समय लगता है, इतने सारे लोगों को जोड़ के उसको इसमें और इनफॉर्मल इकोनॉमी, फॉर्मल इकोनॉमी में, लेकिन नौकरियां बढ़ रही हैं। उसकी वजह 3-4 तरीके से, ईपीएफओ नंबर बढ़ रहा है, ईएसआईसी नंबर बढ़ रहा है। आप जाइए naukri.com में देखिए कैसे इश्तिहार आते हैं, आप देखिए सैलरी का लेवल किस तरह का बढ़ रहा है। सिवाय एक सेक्टर को छोड़ के वो है आईटी सेक्टर में थोड़ी सी कमी आई है, वो साइक्लिकल है, कभी कभी कमी आती है, फिर से वो डिमांड तेजी से बढ़ता है, थोड़ी कमी आई, इसको मैं मान सकता हूँ। लेकिन ओवरऑल बहुत अच्छी सिचुएशन है, 3.5% जो अनएम्प्लॉयमेंट। अब देखिए, अब उसके अलावा जो ये कह रहे हैं कि देश में जो है महंगाई है, अरे भाई वो आप जो इकोनॉमिक क्राइसिस की बात कर रहे हैं मनमोहन सिंह जी की, तो मैं आपको एक बात बताता हूं। इसी सरकार, मनमोहन सिंह की सरकार को बोला गया था कि 5 फ्रेजाइल इकोनॉमी, सबसे कमजोर इकोनॉमी जो है वो 5 जो दुनिया की थी उसमें भारत का नाम था। और क्यों था? ये जो 2008 में जो इकोनॉमिक क्राइसिस के बाद जो पॉलिसी जो मेजर्स लिए गए थे,
उसमें से कुछ अच्छे हैं, कुछ बहुत ही निहायत ही बेकार मेजर्स थे, जिसकी वजह से इस देश को सफर करना पड़ा। और प्रधानमंत्री जी ने व्हाइट पेपर नहीं लाया इस देश की खातिर, इस देश की खातिर नहीं लाया, वरना इसके कई लोग ऐसे देश को नुकसान होगा, व्हाइट पेपर इसलिए लेके नहीं आइए। आया। व्हाइट पेपर जितना लाते थे सत्यानाश सारे आपने कांग्रेस के बैंकिंग लोग, इंस्टीट्यूशंस सब का किया सारे है। कांग्रेस के लोग हैं? के मुंह मैं छुपाने यहाँ की जगह नहीं होती। चैनल पे बोलना नहीं चाह रहा, देश की बदनामी नहीं करना चाह रहा, सच्चाई खुल मैं जाएगी। उनसे सवाल करता हूँ, आपने वो सवाल करे तो मैं सवाल करना अरे चाहता हूँ। मैं तो भैया कर नहीं रहा, मैं सच्चाई नहीं बता रहा, बहुत बुरी स्थिति है। देश की अर्थव्यवस्था की बातें छुपी रहे, छुपी ठीक है। एक मिनट सुनिए, मैं सवाल करता हूँ जरा। अरे एक मिनट सुनो यार, एक मिनट सुन तो लीजिए पहले। मैं अखिल साहब से सवाल कर, अभी मुझे भी मौका दीजिए। अखिल साहब बताइए, 1947 से लेके 2008 तक 2007 तक जो नेशनलाइज बैंक जो देश की बैंकों उसके में जो टोटल एक्सपोजर था, जो बैलेंस शीट साइज था, वो 18 लाख करोड़ था। 2007 से 2012 में 5 साल में आखिर कौन सी ऐसी बात हो गई कि वो 52 लाख करोड़ हो गया? इसलिए कि 3 टाइम कैसे बढ़ गया, आखिर उसका क्या कारण था? मैं आपको एक और डेटा देता हूं और उसके बाद अगर हमारी बात झूठ लगे तो एक बुक भी बताता हूं, रिपोर्ट बताता हूं, पढ़ लीजिएगा। डेट कर्ज, वो सारी जो लोन दी गई, ये जो आप 2008 के जो फ्लेक्सिबल अप्रोच रहा, फोन बैंकिंग रहा, जिससे आपने पैसे बांटे, आपने उस वक्त कंट्रोल तो कर लिया। हाँ। अर्थव्यवस्था को ऐसा लगा कि बहुत तेजी है, लेकिन आपने देश को सत्यानाश कर दिया। देश का आपने बैंकों का सत्यानाश कर दिया। आपने सुनिए, एक सेकंड इनको बोल रहा हूँ, आसान सवाल में बोल रहा हूँ, आसान में। रुबिका जी एक सेकंड, आसान शब्दों में 100 कंपनियों को अगर आपने लोन दिया तो 67 ऐसी कंपनियां थी जो कभी पैसा वापस करने की स्थिति में नहीं थी। आखिर इसको किस बेसिस पे लोन दिया? उसका जवाब बताइए मुझे। 2.5 लाख करोड़ रुपया था कुल जो पैसा फंसा हुआ था, आज कितना फंसा हुआ है? देखिए, नहीं मैं जवाब देता हूं। यार जानकारी नहीं तो मत बोलो। अरे जानकारी नहीं है भैया, क्या बात कर रहे हो? आपको सारी जानकारी है, गलत जानकारी आप देश को बता रहे हैं। अरे आपको जानकारी नहीं यूपीए है, के दौरान कितना पैसा था? 2.5 लाख करोड़ रुपया था। सैयद भाई, दुष्यंत भाई, एक सेकंड, हम इत्मीनान से बात कर लेते हैं ना। मतलब आप चारों में सबसे ज्यादा तो मैं लड़ती हूँ, इत्मीनान से समझने की कोशिश कर रही हूँ ना। सुनिए तो सही ना। हाँ अखिल जी जवाब दीजिए। देखिए, जफर साहब इन्वेस्टमेंट बैंकर रहे हैं, फाइनेंस के एक्सपर्ट हैं, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग के। शरद कोहली साहब भी एक्सपर्ट हैं। अगर 2013 में इतने ज्यादा गलत लोन बांटे गए थे तो उसको आइडेंटिफाई करने में, सिकनेस को आइडेंटिफाई करने में, डायग्नोसिस करने में 6 साल कैसे लगे? और ये जितने लोग लोन लेके भागे हैं, ये 5-5, 6-6 साल के बाद भागे हैं। जब सिकनेस होती है, सिकनेस 1 साल के अंदर, 6 महीने के अंदर पता चल जाती है। 6 साल तक उसको बढ़ाया गया। और ये जो आप मुझे जफर साहब एक चीज का जवाब दे दें, आप अमीरों के 14 लाख करोड़ माफ करते हैं, किसानों का 1 लाख माफ करते, वो सल्फास खा के मरता है या पेड़ों पे लटकता है। ये कौन सा अर्थशास्त्र है? ओके, जफर साहब का फोन डिस्कनेक्ट हो गया है। अखिल जी मैं कनेक्ट करती हूँ। शरद जी बताएं। हाँ शरद जी। मैं पहले अखिल जी की बात का जवाब दे देता हूँ। 14 लाख करोड़ कोई माफ नहीं हुए हैं किसी के। 11 लाख करोड़ जो है वो सिर्फ एक बैलेंस शीट एडजस्टमेंट है, किसी को माफ नहीं हुआ। पूरी कार्रवाई चल रही है, उस पर रिकवरी प्रोसीडिंग चल रही है। इंसॉल्वेंसी एक्ट आया हुआ है। मेरा फोन कट गया था। मैं वापस मुझे मौका दीजिएगा फिर से। सेटलमेंट के बारे में थोड़ा प्रकाश डालें। वन टाइम सेटलमेंट कितने हुए हैं बैंक्स में? वापस आपका जो शुरू का सवाल था, पहला सवाल था एस जयशंकर की जो स्टेटमेंट थी, मुझे इजाजत है मैं उस पे कुछ ऐड करना चाहता था। आज भारत $750 बिलियन का भारत से एक्सपोर्ट हो रहा है, सर्विसेज और मर्चेंडाइज मिला के, बल्कि $800 बिलियन पहुंचने लगा है। अगर इतनी बड़ी मात्रा में भारत से एक्सपोर्ट हो रहा है, और आप जानते हैं कोई भी महंगा सामान नहीं खरीदने वाला है। हमारा बहुत रुपया कमजोर क्यों हो रहा है? कमजोर क्यों हो रहा है? अगर एक्सपोर्ट बढ़ रहा है तो रुपया कमजोर क्यों हो रहा है? बड़ी मात्रा में वाजिब दाम पर इंपोर्ट दुगना हो गया है। कर रहे हैं। सर मुझे समझना है, आप कह रहे हैं हमारा एक्सपोर्ट दुगना हो गया है, दोनों भाई कह रहे हैं कि इंपोर्ट भी तो दुगना हो गया है। ये बताते चले। और रुपया कमजोर हो गया है तो ये हमारी मैन्युफैक्चरिंग पावर को बता रहा है। अगर हम यहाँ फैक्ट्रियां लगा रहे हैं रूबिका, और उसके लिए हमें कंपोनेंट चाहिए, उसके लिए कुछ रॉ मटेरियल चाहिए। आत्मनिर्भर अभियान कोई जादू की छड़ी नहीं है कि आपने रातों रात बोला और सब आत्मनिर्भर हो गए। ये एक ओवर प्रोसेस है, इसको होने में चंद वर्ष लगेंगे। आयात और निर्यात पर कुछ आंकड़े बता रहे हैं दुष्यंत नागर जी। शरद कोहली, मैं आपकी बात समझ गई, अब जो समझी हूँ मैं रिपीट कर रही हूँ। शरद कोहली कह रहे हैं कि हमारा जो एक्सपोर्ट है वो दोगुना हो गया है।
इंपोर्ट आप लोग कह रहे हैं 2 गुना हो गया है, तो प्रभु इसलिए 2 गुना हुआ है कि अगर आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं हिंदुस्तान में या असेंबल कर रहे हैं हिंदुस्तान में, तो आपको दूसरी छोटी छोटी चीजें तो बाहर से ही मंगवानी पड़ेगी ना, तो वो एड ऑन होगा इंपोर्ट के नाम पर, राइट? वो इंपोर्ट हेल्दी है। हाँ, and that's a healthy import. दुष्यंत नागर और अखिल स्वामी, आप जवाब दीजिएगा। 30 सेकंड्स दोनों को दे रही दुष्यंत नागर, 30 सेकंड्स। देखिए 2-3 साल पहले की बात है, 2018 या 19 आपका 4 बजे का शो चल रहा था, आपने एक न्यूज ब्रेक की थी, मैं आप इत्तेफाक से बैठा था आपके साथ। आपने कहा कि कॉर्पोरेट सेक्टर का 5% टैक्स कम कर दिया है, इस टैक्स से नए उद्योग लगेंगे, उद्योगपति अपनी जो यूनिट्स हैं पुरानी उनका विस्तार करेंगे, बहुत सारी चीज़ें आपने गिनाई। मैंने उस दिन भी बोला था, आज भी मैं बोल रहा हूँ, उद्योगपतियों ने अपना फर्ज नहीं निभाया। जो सरकार ने टैक्स में छूट दी थी उससे उन्होंने रोजगार सृजन के लिए आगे निवेश नहीं किया। उद्योगपति इस सरकार में पैसा बना के बैठा है, बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीद रहा है, अपने लिए बंगले बड़े बड़े खरीद रहा है, लेकिन रोजगार सृजन नहीं कर रहा। सरकार को उद्योगपतियों पे, पूंजीपतियों पे नकेल कसनी होगी। तो और दूसरी बात में, दुष्यंत और भाई, मैं 5 नहीं, सेकंड, फिर हम लोग 3 सेकंड, प्लीज, सिर्फ मेरे बस मन में ग्रामीण सवाल है ना। सेक्टर में मेरे मन में पैसे सवाल का है ना, प्रवाह दुष्यंत भाई। बढ़ाना पड़ेगा। ओके दुष्यंत भाई, तो आप लोग चैरिटी बिगिंस एट होम, तो कांग्रेस जो है ये इन सारे बड़े बड़े पूंजीवादियों को, बिजनेसमैन को अपने इलाकों में क्यों नहीं रोक देती है? ये अडानी जिससे आप लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं, चिढ़ते हैं, तो आप इनको सबसे पहले तो छत्तीसगढ़ में रोक दीजिए। नहीं तो वो तो इन्होंने इनको ही दिया था राजस्थान में ना, रोक दीजिए। भाई साहब ने ही दिया था उनको जो और भी पश्चिम लाइसेंस बंगाल में लिए। दीदी से कहिए ना कि इनकी एंट्री रोक दें। नहीं वो भाई आप साहब फायदा ने क्यों पहुंचा रहे हैं? आप हमारे इनकी बैंकर, उंगलियों पर क्यों नाच रहे इन्वेस्टमेंट हैं? बैंकर से राजनेता बने, राज्यसभा के सम्मानित सदस्य की पार्टी की सरकार ने ही उनको माइनिंग की परमिशन टेंडर दिए थे। नहीं तो अभी जो है मंच क्यों साझा करते हैं फिर अडानी साहब आपके मंच साझा मुख्यमंत्रियों के कर साथ, और क्यों उनकी कामों अब की देखिए तारीफ ये की किसी जाती की है? निजी चीजें हैं, उनको अब ये कोई निजी कौन कैसे हो किसके गई? साथ मंच साझा कर रहा है भैया, ये तो मैं नहीं रोक अगर सकता। मोदी राज में उनको फायदा हो तो कहें कि ये तो गड़बड़ है, नहीं। और आपके साथ देखिए मंच साझा करें सरकार तो की बोले ये तो निजी है। उद्योगपतियों के ऊपर विशेष कृपा है, जिसका अनुचित लाभ देश का उद्योगपति ओके उठा रहा ठीक है भाई। सैयद जफर इस्लाम साहब, नहीं मुझे 30 सेकंड दीजिएगा। हाँ सर, देखिए हाँ इनके सर, पास हाँ कोई सर। जवाब नहीं है। जब टेढ़े मेढ़े आर्गुमेंट देते हैं तो उनको समझ में आता है। और ये लोग कहते हैं 14 लाख, ठीक शरद कोहली जी ने कहा, वो सिर्फ राइट डाउन और राइट ऑफ में फ़र्क होता है। वो राइट डाउन करना और राइट ऑफ में कर, वो राइट बैक भी कर सकते हैं जब आप तो वो जब वसूली हो जाती है तो उसको वापस बैलेंस शीट में आ जाता है। नहीं, आज वापस बैंकों एक की हालत सेकंड, कितनी वापस मजबूत समझाइए। है। ना, वापस समझाइए। ऐसा जो अरे भाई वापस आसान शब्दों में समझाइए। देखिए, हमें जो- ये मालूम है कि देखिए, आप सुनिए। लोगों ने उनके आसान शब्दों में देखिए, उनके ऐसा है। आपने पूंजीवादियों के लोन माफ कर दिए हैं। इस सरकार ने पूंजीवादियों को फायदा पहुंचाया है, बड़ा आरोप है ना अखिल जी, दुष्यंत जी? बिल्कुल जी सच। ओके ऑल राइट, जवाब नहीं, दीजिए। अब मैं जवाब देता हूँ। देखिए बैंकों को जब देखते हैं, उनके जो लोन जो वापस नहीं आते हैं उनको बोलते हैं कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। तो ऐसे बहुत सारे लोन थे जो मैंने जिसका जिक्र किया, जो 18 लाख से 52 लाख करोड़ हुए, वो सारे लोन ऐसे दिए गए जो वापस नहीं आने वाले थे। तो हमारी सरकार ने एक, जो पहले की सरकार में लचीलापन था देने का, वसूली नहीं करने का, तो हमारी सरकार ने कहा देंगे नहीं, पहले वसूल करेंगे। तो इनको कैटेगराइज के एक कॉलम से हटा के दूसरी कॉलम में, राइट ऑफ कॉलम में राइट जो कर दिया, और उसको बोला कि ठीक है जैसे जैसे रिकवरी होगा उसको राइट बैक करते रहेंगे। हमने कोई माफ़ी नहीं की, हमने एक अलग कॉलम में डाला उसको वसूली करने के लिए, और उसकी वसूली करते रहे, चाहे जो भी मैकेनिज्म। उसके बाद हम कानून लेकर आए, हाँ। जो बैंक्रप्सी कोड, और भाई, उसके बाद 20% वसूली का हुई काम तो सही हमने ना, शुरू वसूली। किया सिस्टमेटिक तरह से। उसकी वजह से 20 रुपया मिल रहा है। ओके 30 सेकंड्स अखिल जी। अरे भाई ये लोग तो 100 का सुनिए, जफर साहब, जफर साहब, जय हो वसूली ये लोग भैया। ने तो दे दिया था। मैंने कहा 67% कभी आना ही नहीं था। ओके ये जो सारे हम तो कानून घर में आपने घुस के पूंजीपतियों के लिए लूटने बनाए वालों हैं, को वसूल राइट कर ऑफ रहे हैं। करने माफ कर के, दो राइट भैया। ऑन करने के, बैलेंस शीट में डालने के, न डालने के, वन टाइम सेटलमेंट करने के, हमारे अन्नदाताओं को इतना क्यों तरसाते हैं? जब उनके 5-6 हजार करोड़ के लोन माफ होते हैं, उसको रेवड़ी क्यों कहते हैं? पूंजीपतियों को माफ करना आपको अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा लगता है, और गरीब आदमी सल्फास खा के जब मरता है, पेड़ों पे जब वो लटकता है, तो आपको खराब नहीं लगता। दूसरी बात समझिए, जब सत्ता में आए थे 9.5 साल पहले 62 रुपए का डॉलर था, आज 83 रुपए का डॉलर है, 30% नीचे गिर गया है।
अगर आपके एक्सपोर्ट बढ़ रहे हैं और इंपोर्ट बढ़ रहे हैं, एक्सपोर्ट में आपको डॉलर मिलता है और इंपोर्ट में डॉलर बाहर जाता है, ओके। रुपया कमजोर हो रहा है, मतलब ओके, रुपया कमजोर हो रहा है, किसानों के खराब है। कर्ज माफ नहीं हो रहे हैं, सल्फास खा के किसान मर रहा है। जवाब शरद कोहली कुछ कहना चाह रहे, 30 सेकंड सर। जी हाँ, मुझे लग रहा है, देखिए स्वामी साहब बहुत तजुर्बेकार आदमी है, बहुत इज्जतदार आदमी है। डॉलर और रुपए का इससे इंपोर्ट एक्सपोर्ट से इतना देना देना नहीं होता है। बास्केट ऑफ करेंसीज होती है, डॉलर इंडेक्स होती है, उससे तो इससे भारतीय रुपया बाकी करेंसी के अगेंस्ट बहुत मजबूत है, पहली बात। दूसरी बात, रूबिका, 100 लाख करोड़ से भी ज्यादा इस सरकार ने खर्च किया इंफ्रास्ट्रक्चर पर, और ये एक अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था का एक इंजन होता है। तो वो इंजन जब फायर करने लगा, अगर 100 लाख करोड़ सरकार खर्च करेगी तो लाजमी बात है इससे नौकरियां भी आएंगी, लाजमी बात है इससे लोगों की इनकम भी बढ़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मतलब ओके, सर, जो मेरे पास बेसिक वक्त की इकोनॉमिक्स कमी है, और मेरे पास वक्त की कमी है। रूबिका हाँ। सिर्फ एक सेकंड, ओके। ये जो बैंक के लोन की बात कर रहे हैं, खड़ा तो करके एक अडानी एक, जी एक को पुराना दे दिया। गाना है रूबिका, सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या किया, आपने सुना होगा। तो सब कुछ जब पहले फोन बैंकिंग के जरिए जब सब लुटता रहा, अब जाके कहते हैं कि वो कोहली साहब रिकवरी की क्यों नहीं हो रही है। मजबूरी मुझे जिस समझ में आ समय रहा है। लुटा रहे थे प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड उस समय तो होश अकाउंटेंट रखते, अगर तो लुटता ही पर नहीं। अखिल जी, आपके लिए कुछ व्यूज ले रहे हैं, आपकी क्या मजबूरी है? अब ये तो अपने अपने हिसाब से अपना अपना चश्मा अरे पहन मैं कर तो देख शिक्षक लीजिए। हूँ, मैं तो टीचर हूँ, मुझे मैंने- कांग्रेस से क्या लेना देना, Absolutely. मैं तो टीचर हूँ। एब्सोल्युटली, शरीफ से आप इंसान टीचर ही है। हैं। और टीचर जी, आपकी मुस्कान और आपके तथ्य और आपकी सारी बातें सुनकर बड़ा आनंद आया।